नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं आगामी चुनावों को लेकर। गडकरी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। चुनावों की घोषणा हो चुकी है, टिकटों के बंटवारे शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को किस रूप में देख रही है? देखिए, ये चुनाव देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये कोई पार्टी और कोई व्यक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण नहीं, उतना देश के लिए है। आज पूरी देश का पूरी तरह आर्थिक स्थिति यानी बैंड बाजा बज गया है। हमारी सुरक्षा की धज्जियाँ उड़ी है। महंगाई और भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड प्रस्थापित हुआ है और हम धनवान देश के गरीब नागरिक हैं। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, देश के तकदीर को और भविष्य को बदलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सुशासन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के भविष्य को बदलने के आह्वान के रूप में इस चुनाव की तरफ देखती है। और इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि सवाल ये नहीं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन एमपी बनेगा। सबसे बड़ा सवाल है हमारा देश बचेगा या नहीं बचेगा, यही महत्वपूर्ण बात है। गडकरी जी, जैसे देखने में आ रहा है कि टिकटों को लेकर कुछ समस्या नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, गठबंधन को लेकर समस्या थोड़ी सी नज़र आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने दम पर 272 का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, टिकटों के लिए कोई सवाल उठे इस बात का जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक पार्टी में जहाँ एक सीट के लिए 25 लोग टिकट मांगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से टिकट देने में अड़चन तो आती है। वन चेयर कैनॉट अकोमोडेट मोर पर्सन्स एट ए टाइम। तो कभी ना कभी होता है, पर हमारे पार्टी में कोई विवाद करेगा, कोई बागी होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। जब तक टिकट तय नहीं होता तब तक टिकट मांगेंगे और बाद में जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ सब लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सिद्धांतों के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे कार्यालय में मैं अध्यक्ष था, तभी हमने लिखा था हमारे सामने, कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद मैं। गडकरी, जिस तरह से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, रामविलास पासवान जी से गठबंधन किया, उदित राज जी पार्टी में आए, रामदास अठावले जी के साथ पहले आप लोगों गठबंधन किया। ये वो नेता हैं जो कुछ समय पहले तक बीजेपी को सांप्रदायिक कहते थे, बीजेपी की आलोचना किया करते थे। आज इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो क्या बीजेपी भी कहीं अपने साथ समझौता तो सिद्धांतों के साथ नहीं? आपका सही सवाल गलत व्यक्ति को है। हम अगर किसी पार्टी में जाते और आप हमको पूछते कि आप ऐसा क्यों किया है, तो मुझे लगता है वाजिबी होता। जो लोग हमारे पार्टी में आए, इसका मतलब ये है कि उनको हमारे पार्टी के बारे में ये एहसास हुआ है कि हम जो इनके बारे में जो कहते थे वो सही नहीं था। ये पार्टी अच्छी है, ये सब जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर काम करती है। ये गुड गवर्नेंस के द्वारा देश का भविष्य बदल सकती है और ये गांव गरीब मजदूर किसान का भला कर सकती है। ये जात पात की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, ये विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है। यही विश्वास होने के कारण जिन लोगों के मन में एक समय हमारे मन में गलतफहमियाँ थी, वो गलतफहमियाँ दूर होकर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि आखिर उनके भी दिल में सच्चाई समझ में आई। कांग्रेस का जो 4.5 साल का 5 साल का कहें शासन रहा यूपीए का, उसमें कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हमने कई ऐसी योजनाएं देश को दी जिससे देश का भला हुआ। वो कहते हैं शिक्षा का अधिकार हमने दिया, वो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार को रोकने के तमाम कानून बनाए, वो कहते हैं कि हमने लोगों को रोजगार का अधिकार दिया, ग्राम सड़क योजना का जिक्र करते हैं वो। आप इस कार्यकाल को, मनमोहन सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई अपने बारे में कुछ भी कहे, आप जितनी बातें कह रहे हो उतनी कांग्रेस पार्टी अपने बारे में कह रही है, तो कोई देश उस पर विश्वास नहीं रख रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी विश्वास नहीं रख रहा और खुद जो कह रहे वो भी विश्वास नहीं रख रहे। पर आखिर मरता क्या नहीं करता, जब आखिर स्थिति आती है तो जीतने के लिए कुछ बातें कहनी पड़ती है, तो वो कह रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं, पर इस 5 साल का ये देश का इतिहास बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस, ये हमारी समस्या रही है। और मैं आपको कहूँगा, अगर इस सरकार ने किया है तो विश्व रिकॉर्ड किया है। भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड, 4,88,000 करोड़ का घोटाला हुआ 3 ही प्रकरणों में, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट में। ये CAG कहते हैं।
दूसरी ओर इन्होंने और एक रिकॉर्ड किया इन्फ्लेशन का, महंगाई का। पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा सब देशों में 4% से कम इन्फ्लेशन है, महंगाई है। इन्होंने 18% तक पहुंचा दी। तो 2 विश्व रिकॉर्ड किए। और तीसरा रिकॉर्ड भी इन्होंने किया है इन्होंने आसमान में भी भ्रष्टाचार किया, जमीन पर भी भ्रष्टाचार किया, और जमीन के अंदर घुस गए और मुंह काला किया, वहाँ भी भ्रष्टाचार किया। तो चाहे स्वर्ग में हो, चाहे आसमान में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे जमीन के अंदर हो, तीनों देशों में भ्रष्टाचार करने का भी विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पर जमा है। तो ही चिंतित है, असंतोष है लोगों के मन में। लोग परिवर्तन चाहते हैं, और इसलिए जात पंथ धर्म भाषा इसका विचार न करते हुए इस बार का वोट कांग्रेस को बदलने के लिए, यूपीए को हटाने के लिए और एनडीए और भाजपा को जिताने के लिए होगा, ये मेरा विश्वास है। अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक बात कही गडकरी जी कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ का हाथ था। वो बार बार इस मुद्दे को जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस की ओर से उठाया जाता है। आप इस आरोप को किस रूप में देखते हैं और आपका क्या कहना है? मुझे लगता है राहुल गांधी जो है वो थोड़े से इमेच्योर्ड हैं, उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगर वो सही इतिहास पढ़ते हैं तो वल्लभ भाई ने जब संघ के ऊपर भी बंदी उठाई थी, तब वो गृह मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि गांधी संबंध नहीं है। इंक्वायरी कमीशन के बाद बाहर आई है। इसके बावजूद भी इस प्रकार के झूठे आरोप करना, लोगों को गुमराह करना, कभी हिटलर का नाम लेना, कभी संघ को गांधी का क्या करके कहना, मुझे लगता है ये सब थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गई है कांग्रेस पार्टी, बौखला गई है। क्योंकि अब उनको पता चला है कि उनके पार्टी का बैंड बाजा बजने वाला है, अब देश में चुनाव हारने वाले हैं, और इसलिए जब हारने की स्थिति आती है तो कभी कभी संयम ढल जाता है, और संयम ढलने के कारण बकवास जैसी बातें बाहर आती हैं। तो उस प्रकार की बातें आई हैं। पर मुझे लगता है कि वो जवान हैं, बेचारे नए नए राजनीति में, अगर गलती भी करें तो भी उनको उदार अंतःकरण से माफ़ कर देना चाहिए, यही मैं निश्चित रूप से कहूँगा। कई क्षेत्रीय दल हैं, मायावती हैं, कांग्रेस तो कह ही रही है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आपको लगता है कि अगर सीटें नहीं मिली तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अभी तो मेरा विश्वास है कि हम लोग 272 हमारा टारगेट एनडीए पूरा करेगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक तीसरी राजनीति ताकत भी उभर के सामने आ रही है। दिल्ली में चुनाव जीता है आम आदमी पार्टी, उसका नाम है, जिसकी राजनीति को लेके कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों पर हम गडकरी जी से जवाब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गडकरी जी आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर। आम आदमी की पार्टी की जो राजनीति है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने देखा उन्होंने कुछ सीटें हासिल की, गुजरात गए, थोड़ा हो हल्ला हुआ, मोदी जी पे आरोप लगाए, मुंबई गए हैं, मुंबई में हो हल्ला हुआ, आरोप लगाए हैं। केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं वो कहते हैं वो आम आदमी की राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति करते हैं। आप इस राजनीति को किस रूप में देखते हैं? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली में यश मिला है, ये केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का यश नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी ने जो मेहनत की और आंदोलन किया है, उसके कारण दिल्ली में जो जनजागरण हुआ था, उसका जो पेड़ लगा था, उसके फल खाने का काम इन्होंने किया है। और अन्ना से एक प्रकार से विश्वासघात किया है। जो अन्ना के नहीं हो सकते वो देश के क्या हो सकते हैं। और इसलिए अन्ना के आंदोलन का उपयोग करके इस नई राजनीतिक पार्टी उन्होंने शुरुआत की। हर बार लोगों से झूठ कहा है। पहले कहा कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, बनाया। फिर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़े। फिर लड़के की कसम खा के बोला ना मैं बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ समर्थन लेके सरकार बनाई। अब कह रहे कि मैं संसद का चुनाव लड़ूंगा नहीं। देखिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है, और इस पार्टी का बैंड बाजा उन्हीं के पार्टी के लोग बजा रहे हैं, और जितने तेज़ी से आई उतने तेज़ी से नीचे जा रही है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। आप किसी भी अच्छे कंपनी का झाड़ू खरीद लीजिए, झाड़ू का लाइफ 6 महीने का होता है, और झाड़ू कितना भी अच्छा होगा तो भी जब तक उसको हाथ की एनर्जी नहीं लगती तब तक झाड़ू हिलता नहीं। इसलिए झाड़ू जब उसी समय काम करता है जब हाथ की एनर्जी लगती है। ये कांग्रेस की एनर्जी पर चलता हुआ झाड़ू है। इसका आत्मा कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल से ये पार्टी चल रही है। कांग्रेस का मास्टर प्लान है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में ना आए, इसलिए कांग्रेस विरोधी मतों का बंटवारा करने के लिए तीसरा फोर्स कोई तैयार हो,
और उसको सपोर्ट करके, उसका उपयोग करके देश के चित्र में एनडीए और नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करें। ये जो मास्टर प्लान कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकली बनाया है, उसके तहत ये पार्टी काम कर रही है। पर लोग अब सच्चाई को समझ चुके हैं। केवल झूठे और बेबुनियाद आरोप करना और जिस प्रकार के गलत आरोप लगाकर बातें कहना, मुझे लगता है इन सब बातों से इनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है। दूसरे के लोगों पर कहना कि हवाई जहाज़ यूज़ कर रहे, ये कर रहे, ये बाकी स्पेशल हवाई जहाज़ से घूमते हैं, और ये नाटकबाजी, कभी रेलवे में बैठते हैं, कभी ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, पीछे में गाड़ियाँ हैं। और ये जब सब दिल्ली में ध्यान में आया कि ये सब के पीछे सरकार का कितना खर्चा हुआ है, मुझे लगता है कि ये पार्टी को अब जनता सीरियसली नहीं ले रही है, और इसलिए ये पार्टी जैसे आई वैसे ख़त्म हो जाएगी। और दिल्ली में ही इस बार चुनाव में, लोकसभा में, मुझे नहीं लगता इस पार्टी की कोई सीट जीतेगी। अब ये बात अलग है कि अब लोगों को जिनको जगह बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं मिलती, वो लोग इनके पास घुस जाते हैं। और इनका भी प्रिंसिपल है कि जब तक जो कांग्रेस और बीजेपी में तो भ्रष्टाचारी है, और इनके पार्टी में आया तो ये ईमानदार हो जाए। जैसे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले इनकम टैक्स जिनको कमिश्नर है, जैसे कोई कमिश्नर फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दुनिया भर में बांट के फ्यूम रहे कि ये अच्छा और ये बुरा है। मुझे लगता है इस पार्टी को लोग समझ गए हैं, और ये पार्टी बहुत दिनों तक मुझे नहीं लगता लोगों को गुमराह कर सकती है। अब लोग भी इनके पार्टी के भी संस्थापक सदस्य छोड़ रहे हैं। एक के पीछे इनके राइट लेफ्ट हैंड भी दुखी है, बंटवारों में झगड़ा है, मारपीट हो रही है, और जिस प्रकार से इनकी पार्टी का बैंड बाजा बज रहा, और जो हम टीवी पर आपके द्वारा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने तेज़ी से ये ऊपर आई, उतने तेज़ी से अब नीचे जा रही है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस पार्टी का कोई प्रभाव रहेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। गडकरी जी, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी आपको खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाने पर रखती है। नागपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी अंजलि दामनिया को खड़ा किया है, जो उनके सिंचाई परियोजना वगैरह को लेकर आरोप आप पे रहे हैं। आपने लीगल नोटिस भी उनको दिया। आखिर ये माजरा है क्या? देश जानना चाहता है। देखो, इसमें कोई जानने की जरूरत ही नहीं। मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई सिद्ध होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और आपका सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते कि 1.25 साल 1.5 साल पहले आपने गडकरी जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, वो एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सके। अभी परसों उन्होंने किसान के 16,000 रुपये लोन का 2001 का आरोप लगाया। वो गन्ना हमारे कारखाने को बेचा है, नहीं दूसरे को बेचा है। ये झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का सिलसिला चालू है। अब मीडिया में आप इसको इस प्रकार से प्रसिद्धि देते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तान का ऐसा एकमात्र पॉलिटिशियन हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, कि जिसने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मंत्री था तो 3600 करोड़ का लोएस्ट टेंडर आया था। वो काम मैंने 1600 करोड़ में करके 2000 करोड़ बचाए। 1800 करोड़ के फ्लाईओवर 1000 करोड़ में बनाकर 800 करोड़ रुपये बचाए। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने आधा पूरा किया और 420 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैं रहता तो 420 करोड़ में पूरा होता, अब वो 1800 करोड़ पे चला गया। मैं एकमात्र राजनीति के देश में हूँ कि जिसने 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े किए। तो मेरी विश्वसनीयता तो सब लोग जानते हैं। दुर्भाग्य ये है कि कोई भी बेबुनियाद आरोप करता है और कोई भी दिखाते रहता है। तो मुझे लगता है राजनीति में ईमानदार आदमियों के बार बार आरोप करते हैं तो उन्होंने आरोपों को सिद्ध करना चाहिए। गडकरी जी, आपने हमेशा विकास की राजनीति पर जोर दिया है। आप कहते हैं जाति धर्म की राजनीति से भला होने वाला नहीं है। अभी हमने देखा हाल ही में, चाहे आप पहले पूर्व अध्यक्ष जब थे आप, तो आपने मुस्लिम समाज को जोड़ने की बहुत कोशिश की। आपने करीब 40 संगठनों के साथ बैठक की। आप वक्फ संपत्ति को किस तरह से मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के हितों के अनुरूप बनाया जाए, इसके लिए आपने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए प्रयास किया, और अभी भी आप भाजपा अध्यक्ष रहते हुए आपने सवालों को उठाया। अभी भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कहा कि गलती होगी तो हम मुस्लिम समाज से माफ़ी मांग लेंगे। ये बीजेपी की जो मुस्लिम राजनीति है, इसे लेकर विरोधी सवाल उठाते रहे हैं। आपका क्या कहना है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका गडकरी जी स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भाजपा की मुस्लिम राजनीति पर। विरोधी आरोप लगाते हैं भाजपा मुस्लिम विरोधी है। आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और पूर्व अध्यक्ष के नाते मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहती। हमको किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मान्य नहीं है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के हम पक्षधर हैं, और आदमी उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। यही हमारी संकल्पना है। इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा की बात नहीं। अगर हमारी पार्टी अगर मुसलमानों के खिलाफ रहती
तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाते। और इसलिए मैं आपको पहली बात बताना चाहूँ, आज देश का मुस्लिम समाज गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से ग्रस्त है। और कांग्रेस ने 65 साल में मुस्लिम समाज को क्या दिया है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं दिया है। आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति 80,000 करोड़ की संपत्ति है। वक्फ का अर्थ यही होता है कि एनी मुस्लिम डोनेटेड एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ ए रिलीजियस एंड पायस पर्पस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज वक्फ। जब कोई ईमानदार मुसलमान पवित्र और धार्मिक उद्देश्य से अपनी चल या अचल संपत्ति समाज के कल्याण के लिए दान देता है, उसको वक्फ कहते हैं। क्या हुआ है? उस संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने तो कब्रिस्तान तो खरीद लिए। मैंने इसका विरोध किया, महाराष्ट्र में स्कैंडल बाहर लाया। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि ये पूरी जमीन मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दो। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए दो। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, मैंने एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में दिया, अंजुमन इस्लाम को दिया, और अनेक हजारों लड़कियां इंजीनियर बनी। आज मुस्लिम समाज में कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है, ज्ञान विज्ञान तंत्रविज्ञान आत्मसात करने की जरूरत है, इंजीनियरिंग की व्यवसायाभिमुख तांत्रिक शिक्षा लेने की आवश्यकता है, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, आप 10 बार नमाज पढ़ो, जाओ मस्जिद में, कोई अड़चन नहीं। पर अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान नहीं सीखोगे, तो आप भविष्य में आगे कैसे जाओगे? और इसलिए आज मुस्लिम समाज को सही दिशा देने की जरूरत है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या मध्य प्रदेश में, क्या गुजरात में हमारी कोई सरकार ने अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय करने वाला कोई निर्णय किया है? कोई निर्णय नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया। क्या गुजरात से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए? क्या गुजरात से ज़्यादा दंगे महाराष्ट्र में नहीं हुए? क्या गुजरात से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में नहीं मरे? क्या गुजरात से ज़्यादा मुसलमान महाराष्ट्र में नहीं मरे? क्या आपने वहाँ के कांग्रेस मुख्यमंत्री को टारगेट किया? क्या दंगा कोई मुख्यमंत्री करता है? ये अनफॉर्चुनेट है, कोई दंगा मुख्यमंत्री नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए। पर दंगे तो कांग्रेस के राज में भी हुए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को टारगेट करके जो कहा गया, ये पूरी तरह से गलत है। और इसके बारे में एक वोट बैंक के राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ये डर पैदा करके वोट बैंक की राजनीति की कोशिश की जा रही है। मैं आपको साफ बताता हूँ, कांग्रेस की आज की राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? कांग्रेस का सबसे बड़ा भांडवल अगर है तो डर, फियर। मुसलमानों के मन में भारतीय जनता पार्टी के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में डर पैदा करो, और डर पैदा करके ये को देखो, ये अगर चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, दंगा फसाद कराएंगे, और आपको सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को चुन कर दो और ये वोट बैंक की राजनीति करो। कांग्रेस मुसलमानों की प्रगति विकास नहीं चाहती। कांग्रेस मुस्लिम लड़कियां IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बने, ये नहीं चाहती। कांग्रेस मुस्लिम लड़के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उद्योगपति बने, ये नहीं चाहती। कांग्रेस मुस्लिम युवकों को रोजगार देना नहीं चाहती। कांग्रेस मुसलमानों की गरीबी हटाना नहीं चाहती। कांग्रेस मुसलमानों को पीने के लिए पानी, अच्छे मकान देना नहीं चाहती। कांग्रेस केवल मुसलमानों का वोट बैंक के राजनीति के लिए उपयोग करना चाहती, यूज एंड थ्रो। और उसके लिए जो सुशासन और गवर्नेंस के द्वारा जो काम करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, जो हमने ऐलान किया कि हम किसी मुसलमान पर अन्याय नहीं करेंगे, किसी के साथ फेवरिज्म नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय होगा और सबको समान विकास का मौका मिलेगा, यही हमारा कैरेक्टर है, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, यही भारतीय जनता पार्टी करेगी। और एक बार मुस्लिम समाज भी पूरी ताकत के साथ हमको सपोर्ट करे और हमको आजमा कर देखे। अगर हम सांप्रदायिक है, अगर हम जातिवादी हैं, हम मुस्लिम विरोधी है, तो निश्चित रूप से हमको साथ ना दे। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं, हाँ हम आतंकवादियों के विरोध में हैं। जब पाकिस्तान में 3 बार लड़ाई हारने के बाद इस देश में आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को एक्सपोर्ट करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया और हमारे अनेक शहर आतंकवादियों के अड्डे बने, निरपराध लोगों की हत्या हुई, तो हम आतंकवादियों के जरूर विरोध में है, पर हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है। इस देश में गरीब मुसलमान जो है उसका विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है। यह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने सिद्ध करके दिखाया। क्या मध्य प्रदेश में कोई मुसलमान दुखी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में? क्या गुजरात में मुसलमानों को घर देते समय, पानी देते समय, रोजगार देते समय कोई भेदभाव किया हमारे सरकार ने? आज मुसलमानों का सबसे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा गुजरात में है। और इसलिए मुझे लगता है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली कहानी है। अगर मुस्लिम समाज हमारे नज़दीक आएंगे तो उनको सच्चाई समझ जाएगी, उनकी गलतफहमी दूर होगी और मुस्लिम समाज के तकदीर को और भविष्य को केवल भारतीय जनता पार्टी ही बदल सकती है, इस बात का उनको एहसास होगा। अयोध्या का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहा है मुद्दा या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि अयोध्या का मुद्दा राजनीतिक नहीं है
और हम उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहते। हम जीतेंगे तो राम जीतेगा, हम हारेंगे तो राम हारेगा, ये धंधा हमको नहीं करना है। हम इसलिए मुक्त करना चाहते हैं। पर मैं आपको एक साफ बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु रामचंद्र इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक हैं। अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये सिद्ध हुआ है कि प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है। अब प्रभु राम का चंद्र का जन्मस्थान एक ही हो सकता है। तो मैं देश की मुस्लिम संगठनों से अपील करूंगा कि वहाँ भव्य राम मंदिर बनाने के लिए वो अनुमति दे और पंचक्रोशी के बाहर जाकर वो बड़ी मस्जिद बनाए। नहीं तो भी वहाँ मस्जिद है नहीं है, और एनी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो होता है मुस्लिम लॉ के मुताबिक वहाँ कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जन्मस्थान है, ऐसा सिद्ध हुआ है, तो मुस्लिम समाज सहयोग करे और पंचक्रोशी के बाहर बड़ी मस्जिद बनाए और वहाँ जरूर उसमें कोई उनको उनका काम करे। गडकरी, 2-3 सवाल आपसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। अभी आप राज ठाकरे जी से मिले थे, शिवसेना उस पर लाल पीली हुई, क्या मुलाकात थी राज ठाकरे से? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भाजपा, शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और आरपीआई हमारी अलायंस है। हमने हमारे उम्मीदवार जाहिर कर दिए हैं। अब नए पार्टी को लेने का सवाल नहीं है एनडीए में। अगर लेना है तो शिवसेना और किसी भी परमिशन के सिवा नया आदमी आ नहीं सकता है। मैंने राज ठाकरे जी को इतनी प्रार्थना की कि आप एक काम करिए, आप इस बार देश संकट से जा रहा है, आप एनडीए के यानी भाजपा, शिवसेना, हम सबके उम्मीदवारों को आप सपोर्ट करिए और लोकसभा का चुनाव मत लड़िए। आप फिर लगे तो विधानसभा के समय जो करना है करिए, पर इस समय देश के लिए आप सपोर्ट करिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बचेगा। अच्छा, आपका जो एजेंडा है उसका संबंध राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ नहीं है, तो आप इस बार केवल कांग्रेस और राष्ट्रवादी विरोधी जो होट है उसको डिवाइड करके उनके विजय के शिल्पकार, किंग मेकर क्यों बनना चाहते हैं? आप ये काम मत करिए, ये मैंने उनको रिक्वेस्ट की। और वो शिवसेना को भी सब फायदा होता उससे। अब शिवसेना के नेताओं को उनके वोट भी नहीं चाहिए, अगर ये बात है तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ना मैंने कोई उनको एनडीए में लेने की बात की, ना उनके साथ कोई अलायंस करने की बात की। उल्टा मैंने कहा जब भी कोई बात होगी तो उनके परमिशन की सिवा नहीं होगी। देश की बात में आपने गडकरी जी हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम देश की बात, और हमारे साथ थे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।